हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीएनएस। मैं आपकी जूलॉजी ट्यूटर याशिता मैम। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है मेंडलिज्म एक्सटेंशन। आज हमारा नया यूनिट स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो यूनिट 5 में जो है हम लोग बहुत सारी चीजें डिस्कस किए थे। आई होप आपको सभी टॉपिक समझ में आ गया होगा। आज जो है हम लोग मेंडलिज्म के एक्सटेंशन को पढ़ेंगे। यूनिट 5 में हम लोग मेंडलिज्म जो था, मेंडल का जो लॉ था उसको पढ़े थे। मेंडल का लॉ क्या था? मेंडल जो है इनहेरिटेंस के बारे में बताए थे कि कैसे कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता है, और इसी वजह से इनको क्या कहा गया है? मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है। देखिए, इनहेरिटेंस क्या होता है कि द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन इज कॉल्ड इनहेरिटेंस, और वी कैन कॉल दिस प्रोसेस एज हेरिडिटी। तो ये जो इनहेरिटेंस का पैटर्न था उसमें ये डोमिनेंट और रिसेसिव के कंसेप्ट से बताए थे कि एलील्स जो हैं वो कैसे पास ऑन होती हैं। देखिए, कोई भी जो कैरेक्टर है उसको जीन डिसाइड करता है। एक जीन एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को एक्सप्रेस करता है, और अगर बात की जाए किसी भी जीन की तो उस जीन में दो तरह का एलील होता है। इस वजह से एलील को हम लोग अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन भी कहा जाता है। एलील दो तरह के होते हैं, डोमिनेंट और रिसेसिव। डोमिनेंट एलील को हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है, और जो रिसेसिव एलील होता है उसे हमेशा स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। देखिए, जो रिसेसिव वाला है जब हेटेरोजाइगस कंडीशन में आएगा तब क्या होता है बच्चों? तब उस कंडीशन में क्या होता है कि डोमिनेंट वाला रिसेसिव वाले को मास्क कर देता है, और उस कंडीशन में जो डोमिनेंट एलील है उसी के कैरेक्टर एक्सप्रेस होते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो मेंडल का लॉ है ना, कहीं कहीं पे एप्लीकेबल नहीं है। जैसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हम लोग पढ़े थे जब, तब ये देखे थे कि कैसे जो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस में डोमिनेंट एलील अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा है, साथ ही में जो रिसेसिव वाला एलील है वो भी अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस हैं, जैसे कि को डोमिनेंस हो गया, मल्टीपल एलिलिज्म हो गया, या फिर मल्टीपल एलिलिज्म और को डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो ये जो इंट्रैक्शन ऑफ जीन्स हैं ये सब क्या होते हैं? ये जो है एक तरह से आप कह लीजिए कि ड्रॉबैक ऑफ मेंडल लॉ है कि वो जो है मेंडल लॉ इन कंसेप्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, या फिर आप यूं कह लीजिए कि ये जो टर्म्स है इनकम्प्लीट डोमिनेंस का, मल्टीपल एलील का, ये सब जो टर्म्स हैं, ये सब जो प्रोसेसेस हैं, मेंडल लॉ से एक्सप्लेन नहीं हो पाते हैं, ठीक है। तो क्या है कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि मेंडल लॉ से एक्सप्लेन नहीं हो पाती हैं, और तब क्या होता है, मेंडल लॉ का एक्सटेंशन होता है। मतलब कि इसके परे भी, इस जो कंसेप्ट है, ये जो इस लॉ है, इसके आगे भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि इसको फॉलो ना करते हुए अपने हिसाब से कर रही हैं, और उसी को हम लोग कहते हैं मेंडल्स का एक्सटेंशन, ठीक है। मेंडलिज्म एक्सटेंशन। मेंडलिज्म क्या है? मेंडलिज्म जो है वो यही बताता है कि मेंडल कैसे पाइसन सेटाइवम मतलब गार्डन पी के ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट कैसे किए थे, और वो कैसे अपना तीनों लॉ दिए थे, जो कि कौन सा था? लॉ ऑफ डोमिनेंस, जिसे मेंडल्स फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस कहा जाता है। दूसरा था मेंडल्स सेकेंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस या फिर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तीसरा था मेंडल्स थर्ड लॉ या फिर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। तो जो चीजें जो कि मेंडल लॉ को फॉलो ना कर रही हैं, ठीक है, नहीं कर रही हैं, और उसके एक्सेप्शन में ही उसको एकदम विपरीत, उसके अपोजिट में जाके अपना जो प्रोसेस है उसे कंप्लीट कर रही हैं, उसी को कहते हैं हम लोग क्या? मेंडलिज्म का एक्सटेंशन हो रहा है, ठीक है। और ऐसे चीजें जो कि उसको फॉलो नहीं कर रही हैं, तो इसके अंदर आप जो इसका एग्जाम्पल है इसके थ्रू आप समझेंगे। आज जो है हम लोग डिस्कस करेंगे कि मेंडलिज्म जो एक्सटेंशन है वो क्या होता है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले तो इनहेरिटेंस को समझना होगा, क्योंकि हम लोग जब भी बात करते हैं किस चीज की,
हम लोग जब भी बात करते हैं जेनेटिक्स की, तो जेनेटिक्स में एक टर्म आता है जो कि बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट होता है, वो होता है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या है, देखिए, the reception of genetic qualities by transmission from parent to offspring। जो जेनेटिक क्वालिटीज होती हैं जिनका ट्रांसमिशन होता है, ट्रांसमिशन मतलब ट्रांसफर होना, ट्रांसमिशन मतलब ट्रांसफर होना। तो जो जेनेटिक क्वालिटीज हैं, जेनेटिक क्वालिटीज मतलब ऐसे क्वालिटीज जो कि जीन्स डिसाइड कर रहा है, जीन्स किस पे प्रेजेंट होता है, क्रोमोसोम पर, और ये जीन का अल्टरनेटिव फॉर्म क्या होता है, एलील, और एक जीन एक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। देखिए इसको ऐसे बना लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। एक जीन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, एक कैरेक्टर के लिए, और यही जो कैरेक्टर है, ये जो कैरेक्टर है जो कि पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जाता है, ऑफस्प्रिंग में जाता है, यही प्रोसेस क्या कहलाता है, यही प्रोसेस इनहेरिटेंस कहलाता है। ठीक है, तो एक जीन है जो कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और ये पर्टिकुलर कैरेक्टर जो कि पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जा रहा है, इसका ट्रांसमिशन हो रहा है, उसी को हम लोग इनहेरिटेंस कहते हैं। और अगर जीन की बात की जाए तो जीन किस चीजों से मिलकर बना होता है, एलील से, और एलील को या फिर हम लोग कहते हैं क्या, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ एलील। तो ये चीज तो क्लियर है कि एलील से दो एलील मिलके जीन बनाते हैं। क्यों, क्योंकि जीन एलील जो है वो अल्टरनेटिव फॉर्म होता है किसका, जीन का। दो तरह के एलील, डोमिनेंट और रिसेसिव, किसी भी कैरेक्टर के लिए प्रेजेंट होते हैं। अगर होमोजाइगस कंडीशन है तब तो रिसेसिव वाला जो एलील है वो एक्सप्रेस होगा और उस हिसाब से कैरेक्टर शो होते हैं ऑफस्प्रिंग में। लेकिन अगर हेटेरोजाइगस कंडीशन है जहां पे डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों प्रेजेंट हैं, तब ये रिसेसिव वाला हाइड हो जाता है, मास्क हो जाता है, डोमिनेंट वाला इसको मास्क करता है, और जो डोमिनेंट एलील होता है वही एक्सप्रेस होता है। ठीक है, तो इतना चीज क्लियर है। तो इनहेरिटेंस क्या है, इनहेरिटेंस जो है वो एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जेनेटिक कैरेक्टर्स जो है, जैसे कि कोई भी जेनेटिक कैरेक्टर जो कि पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिट होता है, मतलब ट्रांसफर होता है, उसी को हम लोग कहते हैं इनहेरिटेंस। ठीक है, कंडीशन और ट्रेट फ्रॉम पास्ट जनरेशंस, ये क्या चीज पास होता है, तो ट्रेट्स मतलब कैरेक्टर्स, जो कैरेक्टर्स जो कि पास्ट जनरेशन से क्या होते हैं, मतलब जो आपका पहला जनरेशन है, ठीक है, उससे पास हो रहे हैं, वही होता है इनहेरिटेंस। इसमें देखिए एक फिगर में दिखाया हुआ है कि कैसे इनहेरिटेंस का पैटर्न शो होता है। ठीक है, कि पेरेंट है, उनके अंदर को जीन्स प्रेजेंट है एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए, वो जो है ट्रांसमिट हो रहा है ऑफस्प्रिंग में, और इसी जेनेटिक ट्रेट्स को ट्रांसमिट होने का प्रोसेस ही इनहेरिटेंस कहलाता है। इनहेरिटेंस के बारे में हम लोग इसलिए बात किए क्योंकि हम लोग मेंडलिज्म एक्सटेंशन पढ़ रहे हैं, तो मेंडल लॉ पूरा का पूरा इनहेरिटेंस पे बेस्ड है। तो इनहेरिटेंस हम लोग समझ लिए। मेंडल जो अपना लॉ दिए थे इनहेरिटेंस पे, वो कौन कौन सा था, पहले उसको जान लेते हैं। मेंडल की अगर बात की जाए, मेंडल लॉ का जो कि किसके ऊपर दिए थे, इसी इनहेरिटेंस के ऊपर, इनहेरिटेंस के ऊपर दिए थे। तो पहला लॉ था लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। दूसरा लॉ था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और तीसरा था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट।
तो बहुत सारी ऐसी प्रोसेसेस हैं इनहेरिटेंस की, वो तीनों के तीनों लॉ को क्या करते हैं, किसी न किसी लॉ से वो एक्सप्लेन हो जाती हैं। लेकिन ऐसी प्रोसेसेस जो कि मेंडल लॉ से नहीं एक्सप्लेन हो पाती हैं, तब हम लोग पढ़ते हैं मेंडलिज्म के एक्सटेंशन को। ठीक है, तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि मेंडल के लॉ कौन से हैं, और मेंडल अगर इनहेरिटेंस के ऊपर बात किए थे तो इनहेरिटेंस क्या होता है। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं मेंडलिज्म के एक्सटेंशन को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो मेनी क्रॉसेस डू नॉट यील्ड सिंपल मेंडलिज्म रेशियो। मेंडल का अगर रेशियो देखा जाए तो मेंडल क्या दिए थे, मेंडल मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाईहाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म किए थे, जिसमें क्या था, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर ही लॉ ऑफ डोमिनेंस एक्सप्लेन हुआ था, और मोनोहाइब्रिड क्रॉस में ही लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को भी वो एक्सप्लेन किए थे। डाईहाइब्रिड क्रॉस के थ्रू वो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो किए थे। और अगर बात की जाए तो जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस किसका, मेंडल का, मेंडल लॉ के अकॉर्डिंग मोनोहाइब्रिड जो क्रॉस था उसका जीनोटाइपिक रेशियो क्या था, उसका जीनोटाइपिक रेशियो और फिनोटाइपिक रेशियो। तो फिनोटाइपिक रेशियो क्या था, फिनोटाइपिक रेशियो था 3:1 और जीनोटाइपिक रेशियो क्या था 1:2:1। ठीक है, तो ये हो गया मोनोहाइब्रिड क्रॉस के रेशियो, जो कि मेंडल बताए थे कि जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराया जाएगा तो उसका जो रिजल्ट आएगा उसमें फिनोटाइपिक रेशियो देखने को मिलेगा 3:1, और जो जीनोटाइपिक रेशियो होगा वो कैसे देखने को मिलेगा, उसकी रेशियो होगी 1:2:1। ऐसे ही जब वो क्या बताए थे, जब वो बताए थे डाईहाइब्रिड क्रॉस, उसमें भी वो बताए थे कि उसका जीनोटाइपिक रेशियो क्या होगा और फिनोटाइपिक रेशियो क्या होगा। जैसे वो फिनोटाइपिक रेशियो बताए थे डाईहाइब्रिड क्रॉस का, जो कि होगा क्या 9:3:3:1। तो बहुत सारे ऐसे क्रॉसेस हैं जो इसके अकॉर्डिंग चलते हैं। जब आप उनका क्रॉस कराइएगा तब आपको रिजल्ट ऐसे ही सेम मिलेगा, जो कि मैच करेगा मेंडल के लॉ से। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी क्रॉस होते हैं जो कि मैच नहीं करते हैं, किससे, मेंडल के दिए हुए लॉ से या फिर मेंडल के दिए हुए रेशियो से। ठीक है, तो उन्हीं क्रॉस का यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है कि जो मेंडल जो थे वो अपना मेंडेलियन रेशियो बताए थे। ठीक है, जब वो अपना लॉ परफॉर्म किए थे तब वो क्या किए थे, तब जो है वो मेंडलिज्म रेशियो या फिर मेंडल रेशियो दिए थे, मेंडेलियन रेशियो दिए थे, जो कि क्या होता है, बहुत सारे ऐसे क्रॉसेस हैं जो कि इस मेंडेलियन रेशियो को फॉलो नहीं करते हैं। Instead, the ratio are modified. In fact, जो रेशियो हैं, वो जो रेशियो जो कि मेंडल लॉ को नहीं फॉलो कर रहे हैं, मेंडेलियन रेशियो को नहीं फॉलो कर रहे हैं, वो क्या दिखाते हैं, उनका जो रेशियो होता है, उन प्रोसेस का जो रेशियो होता है वो मॉडिफाइड होता है, मतलब बदला हुआ होता है। These मॉडिफिकेशन रिफ्लेक्ट कॉम्प्लेक्सिटी इन जीन एक्सप्रेशन। ये जो मॉडिफिकेशन दिख रहा है कि भाई जो क्रॉस हुआ है, देखिए बच्चों, जो क्रॉस हुआ है उसमें जो मेंडेलियन रेशियो क्या हुआ है, मेंडेलियन रेशियो जो है वो मॉडिफाई हुआ है, मेंडल के रेशियो नहीं आ रहे हैं, और मेंडेलियन रेशियो जो उन क्रॉसेस में है वो क्या हुआ है, वो मॉडिफाई हुआ है। तो ये जो मॉडिफिकेशन की प्रोसेस हो रही है, रेशियो जो मॉडिफाई हो रहा है, उसकी वजह से क्या होता है, ये रिफ्लेक्ट करता है, मतलब ये जो रेशियो जो कि दिखा रहे हैं कि मॉडिफाई हुए हैं, मॉडिफाइड रेशियो जो प्रोसेस में दिख रहे हैं वो क्या शो करते हैं, वो जो है वो रिफ्लेक्ट करते हैं। रिफ्लेक्ट का मतलब होता है शो करना, कि ये जो रेशियो जो कि मॉडिफाइड हो गए हैं, जो कि मैच नहीं कर रहे हैं मेंडेलियन रेशियो से,
तो ये क्या करते हैं, ये रिफ्लेक्ट करते हैं, मतलब ये शो करते हैं किस चीज को, कॉम्प्लेक्सिटी इन जीन एक्सप्रेशन। ये क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी शो करते हैं कि जो जीन एक्सप्रेशन हो रहा है उसमें कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है, ठीक है। जो जीन है वो एक्सप्रेस होता है तभी कोई कैरेक्टर शो होता है। अगर मेंडेलियन रेशियो के हिसाब से उस क्रॉस में रिजल्ट नहीं आया, वो क्रॉस का जो रेशियो है वो मेंडेलियन रेशियो से मैच नहीं कर रहा है, मतलब जीन एक्सप्रेशन में कॉम्प्लेक्सिटी आई, ठीक है। नॉट कॉम्प्लेक्सिटी इन इनहेरिटेंस ऑफ जीन, ये क्या शो करता है, ये शो करता है कि कॉम्प्लेक्सिटी हो रहा है जीन एक्सप्रेशन में, नॉट कॉम्प्लेक्सिटी इन द इनहेरिटेंस ऑफ द जीन्स। किसमें कॉम्प्लेक्सिटी हो रहा है, इन जो कॉम्प्लेक्सिटी हो रहा है वो जीन एक्सप्रेशन में हो रहा है, और जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो इनहेरिटेंस ऑफ द जीन में नहीं हो रहा है। इन अदर वर्ड्स, इसका कहने का क्या मतलब है, देखिए, द जीन्स एंड जीनोटाइप आर स्टिल इनहेरिटेड अकॉर्डिंग टू Mendelian rule, but the phenotypes do not conform the simple Mendelian rules। इसका क्या मतलब है कि आप एक जगह तो कह रहे हैं कि क्या है कि जो जीन्स हैं उनमें कॉम्प्लेक्सिटी हो रही है उनके एक्सप्रेशन में, और दूसरी तरफ आप ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि जो इनहेरिटेंस ऑफ जीन है उसमें कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं आ रहा है। इसका सिंपली मतलब ये है कि जो जीन्स हैं, जो जीनोटाइप है ऑर्गेनिज्म का, ठीक है, जो जीनोटाइप है ऑर्गेनिज्म का वो तो अभी भी इनहेरिट हो रहा है मेंडेलियन रूल के हिसाब से, लेकिन जो फिनोटाइप है वो क्या कर रहा है, सिंपल मेंडेलियन रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर हम लोग इस चीज को डिस्कस कर रहे हैं कि कुछ ऐसे रेशियोज होते हैं, कुछ ऐसे क्रॉसेस होते हैं जो कि जब अगर आप उनकी क्रॉसेस कराएंगे तब क्या होता है, वो जो रिजल्ट होता है वो मॉडिफाइड मेंडेलियन रेशियो मिलता है। एग्जैक्ट मेंडेलियन रेशियो नहीं मिलता है, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन के रूप में मॉडिफाइड मेंडेलियन रेशियो देखने को मिलता है। ये क्यों होता है, ये इस वजह से होता है क्योंकि जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो जीन एक्सप्रेशन में हुई है, लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी किस चीज में नहीं हुआ है, इनहेरिटेंस ऑफ द जीन में नहीं हुआ है। अब ये स्टेटमेंट कि इनहेरिटेंस ऑफ द जीन्स में कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होने का मतलब ये है कि जो ऑर्गेनिज्म है भले ही वो फिनोटाइप उसका थोड़ा सा अलग है मेंडल लॉ के अकॉर्डिंग, लेकिन जो उसका जीनोटाइप है वो अभी भी मेंडलिज्म के जो लॉ है उन्हीं को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो क्या है कि अगर मेंडलिज्म एक्सटेंशन की बात हो रही है तो इसका सिंपली मतलब ये होता है कि बहुत सारे ऐसे क्रॉसेस होते हैं जो कि उनका रेशियो जो है वो मेंडेलियन रेशियो से नहीं मिलता है, मॉडिफाइड मेंडेलियन रेशियो मिलता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो जीन है उनकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है उनमें कुछ जीन की कॉम्प्लेक्सिटी होती है लेकिन इनहेरिटेंस का कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होता है, जिनकी वजह से क्या होता है कि जो नया फिनोटाइप है ऑर्गेनिज्म में वो देखने को मिलता है। अभी भी वो जो ऑर्गेनिज्म है उसका जीनोटाइप जो है वो मेंडल के लॉ के हिसाब से ही है, ठीक है, लेकिन जो फिनोटाइप है वो मेंडल के लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अगर बात की जाए कि मेंडेलियन की इनहेरिटेंस क्या है और उसके बाद कि मेंडल के जो एक्सटेंशन है वो कैसे हो रहा है, तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि मेंडल जो इनहेरिटेंस अपना बताए थे उसमें वो क्या कंसेप्ट दिए थे। तो मेंडल्स एक्सपेरिमेंट विद पी प्लांट सजेस्टेड दैट, मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट था किससे, पी प्लांट पे, पी प्लांट जो था पाइसम सेटाइवम, पी प्लांट मतलब पाइसम सेटाइवम जो कि क्या था, गार्डन पी था, उसके ऊपर ये एक्सपेरिमेंट अपना परफॉर्म किए थे। तो जब मेंडल अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे पाइसम सेटाइवम के ऊपर तो वो कुछ कंक्लूजन दिए थे, वो कुछ बात था जो जिसे वो बताए थे, वो क्या क्या था
कि 2 टाइप ऑफ यूनिट्स और एलील एग्जिस्ट फॉर एवरी जीन। पहली चीज जो वो ये बताए थे कि अगर एक जीन है तो उसके कितने तरह के एलील प्रेजेंट होते हैं, 2 टाइप के एलील प्रेजेंट होते हैं। मतलब पहली बात जो वो बताए थे वो ये था कि अगर एक जीन है जो कि रिस्पॉन्सिबल है किसी भी कैरेक्टर के लिए, तो वो जो है 2 एलील से मिलकर बना हुआ होता है। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि 2 तरह की एलील जो है वो प्रेजेंट होती है एक पर्टिकुलर जीन के लिए। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट जो थी उनकी वो ये थी। दूसरा चीज जो वो बताए थे वो ये कि एलील्स मेंटेन देयर इंटीग्रिटी इन ईच जनरेशन, नो ब्लेंडिंग। जो एलील्स होती हैं हर जनरेशन में जब वो पास होती हैं गैमेट्स के थ्रू एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, तब वो क्या करती हैं, अपनी इंटीग्रिटी को मेंटेन करती हैं। मतलब ब्लेंडिंग उनके अंदर नहीं होता है। जो एलील्स हैं 2 एलील एक जीन में होती है। ठीक है, एक जीन 2 एलील से मिलकर बना हुआ है। कैसे? डोमिनेंट और रिसेसिव एलील। तो ये जो एलील है जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जा रही है, वो क्या करती है, वो इंटीग्रिटी शो करती है। ठीक है, वो ब्लेंडिंग का प्रोसेस जो है उसे शो नहीं करती है। तीसरी चीज जो बताए थे वो ये था कि इन द प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट एलील द रिसेसिव एलील इज हिडन विद नो कंट्रीब्यूशन टू द फिनोटाइप। जो हम लोग पहला ही स्टेटमेंट इनका पढ़े थे कि एक जीन 2 एलील से मिलकर बना हुआ होता है, या फिर ऐसे कहा जा सकता है कि एक जीन में कितने प्रेजेंट होते हैं एलील, 2 एलील प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो 2 एलील होता है वो कौन कौन सा होता है? पहला तो डोमिनेंट एलील, और दूसरा क्या होता है, दूसरा जो है रिसेसिव एलील प्रेजेंट होता है। तो जो 2 एलील हैं, पहला डोमिनेंट और दूसरा रिसेसिव, अगर ऐसी कंडीशन है कि क्या है, हेटेरोजाइगस की कंडीशन है जहां पे क्या है, डोमिनेंट और रिसेसिव एलील दोनों ही प्रेजेंट हैं, तो उस कंडीशन में जो रिसेसिव एलील है वो हाइड हो जाता है, मास्क हो जाता है और अपनी कैरेक्टर को फिनोटाइप में नहीं शो करता है। मतलब एक ऐसी कंडीशन जहां पे ऑर्गेनिज्म के पास डोमिनेंट और रिसेसिव एलील दोनों एलील प्रेजेंट है। ठीक है, तो उस कंडीशन में जो रिसेसिव एलील है वो क्या करेगा, वो हाइड हो जाता है, मास्क हो जाता है और अपनी कैरेक्टर को शो नहीं करता है। डोमिनेंट वाला उसको मास्क कर देता है, हाइड कर देता है और अपने कैरेक्टर को शो करता है। रिसेसिव वाला जो है भले ही उस समय प्रेजेंट हो लेकिन अपने कैरेक्टर को शो नहीं करता है। ठीक है, तो ये जो 3 स्टेटमेंट है ये किसके द्वारा दिया गया है, मेंडल द्वारा दिया गया है। Therefore, recessive allele can be carried or not expressed by individual. इसलिए जो रिसेसिव एलील है जब हेटेरोजाइगस की कंडीशन आई तब वो डोमिनेंट से क्या हो गया, हाइड हो गया, मास्क हो गया, एक्सप्रेस नहीं हो रहा है, फिनोटाइप में एक्सप्रेस नहीं हो रहा है। इस वजह से क्या होगा कि ये जो रिसेसिव एलील होता है वो कैरिड होता है, मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरिड होता है लेकिन एक्सप्रेस नहीं होता है इंडिविजुअल से। अगर इसको एक्सप्रेस होना है तो कौन सी कंडीशन होगी, होमोजाइगस कंडीशन, जिसमें सिर्फ रिसेसिव एलील प्रेजेंट हो, दोनों ही एलील रिसेसिव हो, तब तो कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा। अगर हेटेरोजाइगस कंडीशन है जिसमें एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव है तब ये कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन जहाँ पे ये हेटेरोजाइगस कंडीशन में है, ये खुद मास्क हो जा रहा है, खुद हाइड हो जा रहा है, तब इंडिविजुअल्स में क्या होता है, ये एक्सप्रेस नहीं होता है, बस पास ऑन होता रहता है। इस वजह से ये जो है कैरिड का टर्म यूज किया गया है इसके लिए कि ये कैरिड होता है और एक्सप्रेस नहीं होता है इंडिविजुअल्स में। ठीक है, such heterozygous individual are sometimes refers to carriers। तो ऐसे इंडिविजुअल्स जो है हेटेरोजाइगस, मतलब हेटेरोजाइगस मतलब उसमें दोनों एलील प्रेजेंट हैं,
डोमिनेंट और रिसेसिव। और रिसेसिव वाला तो क्या हो रहा है, वो अपने कैरेक्टर को फिनोटाइप में नहीं शो कर रहा है क्योंकि डोमिनेंट वाला उसको मास्क किए हुए है। तो ऐसे इंडिविजुअल्स जो कि हेट्रोजाइगस कंडीशन में हैं, उनको क्या कहा जाता है, उनको कैरियर कहा जाता है। क्यों कैरियर कहा जाता है, क्योंकि ये कैरी कर रहे हैं रिसेसिव जीन्स को, इस वजह से इनको जो है कैरियर्स कहा जाता है। Since then complexity exists, but that fundamental principle of Mendelian genetics still hold true। लेकिन फिर भी क्या होता है, जो ऐसी कम्प्लेक्सिटी आ रही है कि जहाँ पे हेट्रोजाइगस कंडीशन है, जहाँ पे एलील भले ही प्रेजेंट है रिसेसिव वाला, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं हो रहा है, तो ये एक तरह का जीन कम्प्लेक्सिटी हुआ। लेकिन इतनी जीन कम्प्लेक्सिटी होने के बावजूद भी जो मेंडल का जो लॉ है वो क्या करता है, मेंडल का जो लॉ है वो अभी भी काम करता है, वो अपने प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग मेंडल लॉ काम करता है। In the section to follow, we consider some of the extension of Mendelism। अब जो है ऐसी कंडीशन जहाँ पे क्या है, मेंडल जो ऑर्गेनिज्म है वो हेट्रोजाइगस है, जीन कॉम्प्लेक्सिटी हो रही है, एलील जो है रिसेसिव वाला भी प्रेजेंट है लेकिन एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा है, किसकी वजह से, डोमिनेंट एलील के वजह से। तब भी जो मेंडल लॉ है वो क्या होते हैं, फॉलो होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे एक्सटेंशंस हैं, कुछ ऐसे प्रोसेसेस हैं, कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जो कि क्या करते हैं, मेंडल के एक्सटेंशन को शो करते हैं, जहां पे जो है मॉडिफाइड मेंडल रेशियो देखने को मिलता है। ठीक है, तो क्या होगा, ये मेंडल का जो एक्सटेंशन है उसका सिंपली मतलब यही है कि इसमें जो है आपको क्या देखने को मिलेगा, इसमें जो है आपको मॉडिफाइड मेंडल रेशियो देखने को मिलेगा। तो क्या है ये एक्सटेंशन ऑफ मेंडल इनहेरिटेंस, उसे समझ लेते हैं। सबसे पहले तो हम लोग ये जान लिए कि मेंडल स्टेटमेंट क्या क्या दिए थे। पहला स्टेटमेंट जो वो दिए थे वो ये है कि अगर एक जीन प्रेजेंट है, और हम लोग ये जानते हैं कि जीन एक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो एक जो जीन है वो क्या करता है, दो एलील से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, फर्दर अगर आपको इसको और डिटेल में समझना है तो इस तरह से समझेंगे कि जो दोनों एलील है कौन कौन से होंगे, डोमिनेंट और रिसेसिव एलील होगी। जो डोमिनेंट एलील होगी वो कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट होगा, और जो रिसेसिव होगा वो क्या होगा, स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट होगा। अगर ऐसी कंडीशन है जहाँ पे ऑर्गेनिज्म हेट्रोजाइगस है, मतलब डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों प्रेजेंट है, तब क्या होगा, जो डोमिनेंट एलील है वो मास्क कर देता है रिसेसिव एलील को, जिसकी वजह से रिसेसिव एलील एक्सप्रेस नहीं हो पाता है। और जो आपका अगर होमोजाइगस कंडीशन है जिसमें दोनों के दोनों एलील क्या होंगे, रिसेसिव एलील होंगे, तब उस कंडीशन में जो है वो एक्सप्रेस होता है। दूसरी स्टेटमेंट जो वो दिए थे वो ये था कि क्या है कि देखिए, पहले तो हम लोग इस चीज को बात कर लिए थे कि दो तरह के जो है एलील्स प्रेजेंट होते हैं। दूसरी चीज जो ये बताए थे वो ये चीज थी कि जो एलील्स हैं वो क्या करती हैं, इंटीग्रिटी शो करती हैं। एलील्स जो कि गैमेट्स के थ्रू एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाती हैं, वो क्या करती हैं, इंटीग्रिटी शो करती हैं। मतलब उन इंटीग्रिटी का मतलब क्या होगा, इंटीग्रिटी का मतलब ये है कि वो ब्लेंडिंग शो नहीं करती हैं, इंटीग्रिटी शो करती हैं। तीसरा चीज जो है वो ये दिखाए थे, ये बताए थे कि अगर एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे क्या है, जहाँ पे हेट्रोजाइगस कंडीशन है, डोमिनेंट और रिसेसिव एलील दोनों प्रेजेंट है, तब उस कंडीशन में रिसेसिव वाला मास्क हो जाता है और डोमिनेंट वाला ही शो होता है। ठीक है, तो ऐसे इंडिविजुअल्स जो कि क्या होंगे, हेट्रोजाइगस होंगे, जो कि क्या होंगे, हेट्रोजाइगस होंगे, मतलब उनके अंदर क्या होगा, डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों ही एलील प्रेजेंट होंगी। तब क्या होगा, अगर ऐसी कोई कंडीशन है जिसमें डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों ही एलील प्रेजेंट होंगी, तो ये डोमिनेंट वाला मास्क कर देगा रिसेसिव वाले को, तो रिसेसिव वाला तो शो होगा नहीं, वो तो हाइड हो जाएगा, वो तो मास्क हो जाएगा। तो कैरेक्टर किसका दिखेगा, कैरेक्टर जो है आपका डोमिनेंट एलील का ही शो होता है। लेकिन इतनी कॉम्प्लेक्सिटी के बाद भी जो मेंडल के लॉ है
वो क्या करते हैं, एप्लीकेबल होते हैं। और ऐसा कोई कंडीशन जहाँ पे ऑर्गेनिज्म का होमोजाइगस कंडीशन आया, जहाँ पे रिसेसिव एलील प्रेजेंट है, तब वो अपना जो है एक्सप्रेशन करते हैं कैरेक्टर का। तो ऐसी बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो कि मॉडिफाइड मेंडल रेशियो को शो करते हैं, जो कि मेंडल जो अपना डाई हाइब्रिड और मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो शो किए थे, उससे थोड़ा सा हटके मॉडिफाइड मेंडेलियन रेशियो शो होता है। और उसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, उसी चीज को कहा जाता है मेंडलिज्म एक्सटेंशन। तो आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि मेंडलिज्म एक्सटेंशन क्या है। ठीक है, चलिए और जानते हैं कि क्या होता है। Mendel studied traits with only one mode of inheritance in pea plant. मेंडल की अगर बात की जाए तो जब वो अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे थे किसके ऊपर, पाइसम सेटाइवन मतलब गार्डन पी के ऊपर, तब वो क्या किए थे, वो क्या है, एक ही मोड ऑफ इनहेरिटेंस को स्टडी किए थे। ठीक है, वो जब अपना स्टडी कर रहे थे किसके ऊपर, पाइसम सेटाइवम के ऊपर, तब वो जो है एक ही तरह के मोड ऑफ इनहेरिटेंस को स्टडी किए थे पी प्लांट में। ठीक है, the inheritance of traits he studied all followed the relatively simple pattern of dominant recessive allele for a single characteristic. अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि ये एक सिंगल मोड ऑफ इनहेरिटेंस को स्टडी किए थे और उसी के हिसाब से अपना लॉ दिए थे, इसका कहने का मतलब ये है कि मेंडल जब अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे थे पाइसम सेटाइवम के ऊपर, तब वो सिंगल कैरेक्टर को जो है कंसीडर किए थे और उस सिंगल कैरेक्टर को डोमिनेंट और रिसेसिव के कंसेप्ट पे वो अपना लॉ दिए थे। जैसे अगर याद किया जाए लॉ ऑफ डोमिनेंस में हम लोग उनके ही लॉ का एग्जाम्पल पढ़े थे कि कैसे वो पी प्लांट का एग्जाम्पल लिए थे कि एक होमोजाइगस पेरेंट है, ठीक है, और दोनों ही होमोजाइगस पेरेंट है, जिसमें एक जो है दोनों कैपिटल टी को रखा हुआ है क्योंकि वो होमोजाइगस है और उसके अंदर दोनों ही डोमिनेंट एलील प्रेजेंट है। दूसरा वाला क्या था, दूसरा वाला जो है हेट्रोजाइगस था, सॉरी दूसरा वाला भी होमोजाइगस ही पेरेंट था और उसके अंदर दोनों ही स्मॉल टी प्रेजेंट थे, मतलब दोनों ही जो है वो रेसेसिव एलील प्रेजेंट थे। ठीक है, तो वो अपने अपने गैमेट्स को प्रोड्यूस किए, फ्यूजन हुआ, क्रॉसिंग हुई और इस क्रॉसिंग के वजह से हेट्रोजाइगस की कंडीशन देखने को मिली ऑफस्प्रिंग में। और वो जो ऑफस्प्रिंग था वो क्या हुआ, जब हेट्रोजाइगस कंडीशन है तो एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव होगा, तो जो डोमिनेंट वाला था रेसेसिव वाले को हाइड किया और सारे के सारे क्या थे, सारे के सारे ऑफस्प्रिंग जो कि F1 जनरेशन में मिले थे वो टॉल थे। तो ये क्या किए थे, ये सिंपली एक कैरेक्टर को लिए थे, उसको डोमिनेंट और रिसेसिव के कंसेप्ट पर अपना जो है लॉ दिए थे। लेकिन ये क्या हुआ है, ये जो है एक तरह से कह लीजिए यही एक रीजन भी था मेंडलिज्म के एक्सटेंशन का। ठीक है, तो ये जो है सिंपली लिए थे एक कैरेक्टर और उस कैरेक्टर के हिसाब से जो है वो उस चीज को बताए थे कि डोमिनेंट और रिसेसिव के कंसेप्ट पे जो इनहेरिटेंस है किसी भी कैरेक्टर का वो होता है। ठीक है, There are several important modes of inheritance discovered after Mendel's work that do not follow the dominant and recessive single gene model. ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट थे, ऐसे बहुत सारे रिसर्च वर्क थे, ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट थे जो कि मेंडल के बाद वर्क किए और वो ये बताए कि जो इनहेरिटेंस का पैटर्न है, जो कि हम लोग बात करते हैं कि कैसे कैरेक्टर्स एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन जाते हैं, तो ये जो इनहेरिटेंस का जो पैटर्न है जो मेंडल बताए थे कि वो एक जीन एक कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग ही होता है, एक जीन के अकॉर्डिंग ही होता है, कैसे उस जीन में अगर डोमिनेंट और रिसेसिव एलील है तो कैसे जो है कैरेक्टर शोज होते हैं। तो बहुत सारा ऐसा रिसर्च वर्क हुआ था, बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट थे जो कि डिस्कवर किए थे किस चीज को, कि जो डोमिनेंट और रिसेसिव वाला जो कंसेप्ट है, ठीक है, जो डोमिनेंट और रिसेसिव एलील का जो कंसेप्ट है वो हर जगह फॉलो नहीं होता है। ये जो सिंगल जीन मॉडल है जो कि कौन दिए थे, मेंडल दिए थे, उनके अकॉर्डिंग क्या होता है, एक कैरेक्टरिस्टिक एक जीन के द्वारा
कंसिडर किया जाता है। एक जीन एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। ये जीन दो एलील से मिलकर बना है, डोमिनेंट और रिसेसिव, और यही डोमिनेंट और रिसेसिव क्या होता है, ये अपने अकॉर्डिंग अगर हेटेरोजाइगस कंडीशन में है तो डोमिनेंट वाला रिसेसिव वाले को मास्क करेगा और डोमिनेंट वाला ही शो होगा। अगर होमोजाइगस कंडीशन है जिसमें रिसेसिव ही दोनों एलील प्रेजेंट है, तब तो उस ऑफस्प्रिंग में क्या होगा, उस रिसेसिव एलील के कैरेक्टर शो हो पाते हैं फिनोटाइप में। लेकिन ये जो सिंगल जीन मॉडल है ना, इसके लिए बहुत सारे साइंटिस्ट लोग एक्सेप्ट नहीं किए थे इसको कि सिर्फ इसी बेसिस पे इनहेरिटेंस होता है वो, और बहुत सारे जो है साइंटिस्ट वर्क किए थे और ये चीज अपना शो किए थे एक्सपेरिमेंट के थ्रू कि जो सारा का सारा इनहेरिटेंस है वो सिंगल मॉडल जीन जो है आपका, ये सिंगल जीन मॉडल उसके अकॉर्डिंग वर्क नहीं करता है। इसी वजह से जो है मॉडिफाइड मेंडल रेशियो देखने को मिलता है और मेंडलिज्म एक्सटेंशन की प्रोसेस को पढ़ा जाने लगा। ठीक है, इसको डिस्कस किया जाने लगा कि जो मॉडिफाइड मेंडल रेशियो है वो कैसे आता है, कैसे जो है ये जो सिंगल जीन का जो मॉडल है वो हर जगह एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है, तो अगर आप कभी भी डिस्कस करेंगे किस चीज को कि एक्सटेंशन ऑफ मेंडलिज्म इनहेरिटेंस, तो सबसे पहले तो ये डिस्कस करना जरूरी है कि क्यों हुआ था एक्सटेंशन। तो ये एक्सटेंशन की जो जरूरत है वो इस वजह से पड़ी क्योंकि मेंडल जब अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे थे तब वो एक सिंगल जीन को ही सारा इम्पोर्टेंस दिए थे और उसी सिंगल जीन के अकॉर्डिंग एक कैरेक्टर शो होता है और इसी पे अपना जो पी प्लांट का जो एक्सपेरिमेंट था उसको वो पूरा बेस्ड किए थे। लेकिन जब ये अपना एक्सपेरिमेंट दे दिए और एक्सेप्ट भी किया गया, ऐसा नहीं है कि मेंडल लॉ जो है एप्लीकेबल नहीं है, मेंडल लॉ जो है वो बहुत सारी जगह पे एप्लीकेबल भी है। कुछ कुछ ऐसे क्रॉसेस हैं जो कि मॉडिफाइड मेंडल रेशियो को शो करते हैं, तभी जो है मेंडलिज्म एक्सटेंशन का बात आता है। और जब ये मेंडल अपना लॉ दे दिए थे तब बहुत सारे साइंटिस्ट जब अपना अपना वर्क किए थे, एक्सपेरिमेंट किए थे, तब ये कहे थे कि जो वन जीन का जो मॉडल है ना, वन मॉडल जीन का जो कंसेप्ट है वो जो है पूरी तरीके से एप्लीकेबल हर जगह नहीं है। कुछ कुछ ऐसे क्रॉसेस है जो कि कहाँ जिसको किस चीज की जरूरत है, जिसको मेंडलिज्म के एक्सटेंशन की जरूरत है, मेंडल की जो लॉ है वो उस क्रॉसेस में इसलिए एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि वो थोड़ा सा जो है मेंडल के लॉ को फॉलो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि मेंडल किस चीज को बताए थे और अगर साइंटिस्ट लोग सिंगल जीन मॉडल को नहीं माने थे तो उसका रीजन क्या था। ठीक है, जैसे कि अगर एक एग्जांपल ही देख लिया जाए कि कौन सा स्नैपड्रैगन वाला जो एग्जांपल था वो कैसे था, जो कि क्या शो कर रहा था, जो कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो कर रहा था। और ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है, ये एक्सेप्शन है ना मेंडल लॉ का, जो कि मेंडल लॉ को फॉलो नहीं करता है। मेंडल लॉ के हिसाब से तो कंप्लीट डोमिनेंस होता है। ठीक है, हेटेरोजाइगस कंडीशन में जो डोमिनेंट एलील है वही शो होनी चाहिए, लेकिन ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो है वो शो नहीं करता है किस चीज को, मेंडल के लॉ को। और इसमें क्या हम लोग पढ़े थे कि जो स्नैपड्रैगन का अगर आप एग्जांपल से समझ रहे हैं तो स्नैपड्रैगन का जो फ्लावर का कलर है वो क्या है, पैरेंट है। ठीक है, और उस पैरेंट में क्या है, रेड कलर है। एक जो पैरेंट है उसका जो फ्लावर कलर है होमोजाइगस कंडीशन में वो क्या हो गया, रेड है। ठीक है, तो कैपिटल आर और कैपिटल आर से रिप्रेजेंट हो गया। दूसरा जो पैरेंट है वो क्या हो गया, दूसरे पैरेंट में जो है फ्लावर का जो कलर है वो व्हाइट है। ठीक है, और ये भी होमोजाइगस कंडीशन में है। ठीक है, और जब क्रॉसिंग हुआ तब क्या हुआ, तब जो है हेटेरोजाइगस की कंडीशन हुई। तो ये जब हेटेरोजाइगस की कंडीशन हुई उसमें क्या होगा, ये स्मॉल आर से रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, तो हेटेरोजाइगस कंडीशन में कैपिटल आर और स्मॉल आर देखने को मिला, तो सिंपली क्या होता, सिंपली इसमें क्या होगा
कि अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन है जहाँ पे डोमिनेंट एलील प्रेजेंट है और रिसेसिव एलील प्रेजेंट है, तो उसमें सिंपली मेंडल लॉ के हिसाब से तो यही होना चाहिए था कि ये डोमिनेंट वाला रिसेसिव वाले को मास्क कर दे, हाइड कर दे, और सारा का सारा फ्लावर कैसा होना चाहिए था, रेड कलर का होना चाहिए था। लेकिन ये जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में F1 जनरेशन मिलती है, तो उसमें जो हेट्रोजाइगस की जो कंडीशन होती है उसमें क्या होता है, सारे के सारे फ्लावर्स हेट्रोजाइगस कंडीशन में होते हैं और उनका जो फिनोटाइप होता है वो कैसा होता है, पिंक होता है। ठीक है, तो मेंडल के लॉ के हिसाब से तो क्या होना चाहिए था, कंप्लीट डोमिनेंस शो होनी चाहिए थी और सारे के सारे फ्लावर्स को रेड कलर का होना चाहिए था। लेकिन ये क्रॉस जो है मेंडल के लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस को शो कर रहा है, और वो ये शो किया है कि अगर एक पैरेंट है जो कि होमोजाइगस कंडीशन में है, रेड फ्लावर है उसका, और एक पैरेंट है जो कि क्या है, वो भी होमोजाइगस कंडीशन में है और व्हाइट कलर का फ्लावर है, ठीक है, ये डोमिनेंट और ये रिसेसिव, क्रॉसिंग हुई तो हेट्रोजाइगस की कंडीशन देखने को मिली किसमें, F1 जनरेशन में। किसमें देखने को मिली, F1 जनरेशन में देखने को मिली, और उसमें सारे के सारे जो फ्लावर्स थे वो रेड ना होकर के क्या कलर के हुए, पिंक कलर के हुए। तो ये क्या है, ये एक ऐसा एग्जाम्पल है, एक ऐसा क्रॉस है जो कि मेंडल के लॉ को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, मेंडल के लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इस वजह से इस तरह हम लोग समझ सकते हैं कि मेंडल भले ही जो वन जीन का जो कंसेप्ट दिए थे, वन जीन कह लीजिए या सिंगल जीन जो मॉडल दिए थे, वो वो कहीं कहीं पे तो एप्लीकेबल है, लेकिन हर जगह एप्लीकेबल नहीं है, और जहां पे एप्लीकेबल नहीं है वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे जो है मेंडल के लॉ जो है वो फॉलो नहीं हो रहे हैं। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग एक्सपेक्टेड मेंडेलियन रेशियोज। तो जो फैक्टर्स हैं जो कि क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं एक्सपेक्टेड मेंडल रेशियो को, जो ऐसे फैक्टर्स जो कि अफेक्ट कर रहे हैं किस चीज को, मेंडल के रेशियो को, वो कौन कौन से हैं, देखिए सिंपली इसका मतलब ये है कि ऐसे कौन से रीजंस हैं जिनके वजह से हर जगह जो क्रॉसेस है, कुछ कुछ जो क्रॉसेस है उसमें मेंडल के लॉ नहीं एक्सप्लेन हो रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्यों ऐसा लिखा हुआ है कि हम लोग ये पढ़े कि मेंडल लॉ दिए थे, कहीं कुछ कुछ प्रोसेस में वो एप्लीकेबल है लेकिन कुछ कुछ प्रोसेस में वो एप्लीकेबल नहीं है। अगर एप्लीकेबल नहीं है तो क्यों नहीं है, उसी को पढ़ लेते हैं। देखिए पहला तो जो है वो है मल्टीपल एलेलिज्म। मल्टीपल एलेलिज्म की कंडीशन क्या होती है इसको हम अभी नहीं बताएंगे, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाएंगे, तब हम बताएंगे। ठीक है, तो एक अभी तक के लिए इतना जानते रहिए कि मल्टीपल एलेलिज्म जो है एक ऐसा कंसेप्ट है, एक ऐसा क्रॉस है जिसमें जो है वो मेंडल के लॉ को फॉलो नहीं करता है। मेंडल सिंपली ये बताए थे कि जो है एक कैरेक्टर के लिए, एक जीन के लिए दो एलील है, ठीक है, और वो दोनों के दोनों एलील जो है डोमिनेंट एक होता है, एक रिसेसिव होता है, जिस हिसाब से जो प्रेजेंट होगा उस हिसाब से एक्सप्रेशन होता है फिनोटाइप का। लेकिन मल्टीपल एलिलिज्म में ये जो कंसेप्ट है ना, ये कुछ इस तरह से फॉलो नहीं होता है। किस तरह से होता है उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, एक टॉपिक मल्टीपल एलिलिज्म है उसे हम लोग कवर करेंगे। दूसरा जो फैक्टर है जिसकी वजह से, दूसरा जो एग्जाम्पल है जिसमें जो मेंडल के लॉ है वो नहीं फॉलो होते हैं, वो है कोडोमिनेंस। ठीक है, तीसरा जो है वो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस वही जो अभी हम लोग डिस्कस किए थे कि कैसे जो स्नैपड्रैगन है, ठीक है, उसमें क्या है 4 o'clock प्लांट, उसमें जो है एक जो है रेड कलर का है और एक वाइट कलर का है। ठीक है, और ये दोनों ही होमोजाइगस कंडीशन में है, और जब हेट्रोजाइगस कंडीशन आई तब जो डोमिनेंट और रिसेसिव वाला जो कंडीशन था उसको वो फॉलो नहीं किए। डोमिनेंट वाला जो एलील था वो रिसेसिव वाले एलील को पूरी तरीके से हाइड नहीं किया, ठीक है, वो मास्क नहीं किया, जिसके वजह से एक नया ही फिनोटाइप देखने को मिला। जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या होता है, तो किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो उसका जीन का जो अरेंजमेंट है या सेट है उसी को जीनोटाइप कहते हैं। और फिनोटाइप क्या होता है, वो वैसा विजुअल कैरेक्टरिस्टिक जो कि नोटिसेबल हो उसे हम लोग फिनोटाइप कहते हैं। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है, उसको जो है
4 o'clock प्लांट के एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग अच्छे तरीके से समझे हैं कि ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें दोनों के जो दोनों एलील हैं, चाहे वो डोमिनेंट हो या फिर रिसेसिव हो, दोनों के दोनों एलील अपना अपना फंक्शन सही से परफॉर्म नहीं करते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि डोमिनेंट एलील का फंक्शन ये होता है कि वो डोमिनेंसी शो करे कि अगर हेटेरोजाइगस कंडीशन है तो वो रिसेसिव एलील को मास्क करे और अपने ही कैरेक्टर को शो हो। ठीक है, मतलब उस ऑर्गेनिज्म में अगर वो हेटेरोजाइगस कंडीशन में है तो डोमिनेंट एलील क्या है, वो रिसेसिव एलील को मास्क करे और कैरेक्टर जो है डोमिनेंट एलील वाला ही शो होना चाहिए। और जो रिसेसिव एलील है अगर होमोजाइगस कंडीशन में हुई तभी वो शो होगी उसकी कैरेक्टर, नहीं तो हेटेरोजाइगस कंडीशन में नहीं होगी। लेकिन जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है उसमें क्या होता है, डोमिनेंट एलील पूरी तरीके से हाइड या मास्क नहीं कर पाता है रिसेसिव एलील को, और जो रिसेसिव एलील है जिसका काम है कि वो मास्क हो किसके कंडीशन में, किसके साथ में, डोमिनेंट एलील के साथ में, वो भी अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करती है। मतलब पार्शियली डोमिनेंट एलील जो है अपना फंक्शन परफॉर्म करता है और पार्शियली रिसेसिव एलील भी अपना फंक्शन परफॉर्म करती है, जिसकी वजह से इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखने को मिलता है, जिसमें F1 जनरेशन में हेटेरोजाइगस कंडीशन होने के बाद भी जो ऑर्गेनिज्म है उसमें नया ही फिनोटाइप देखने को मिलता है, जो कि मेंडल लॉ के एक्सेप्ट जो उसका जो एक्सपेक्टेशन है मेंडल लॉ के अकॉर्डिंग उसके एकदम अपोजिट होता है। मतलब मेंडल लॉ को ये फॉलो नहीं करता है। ठीक है, उसके बाद होता है पॉलीजेनिक ट्रेड, एक ऐसा फैक्टर जो कि मेंडल रेशियो को फॉलो नहीं करता है। उसके बाद है जेनेटिक इंटरेक्शन बिटवीन नॉन एलिलिक जीन्स ऑन डिफरेंट लोकाई। देखिए, जो जेनेटिक इंटरेक्शन होता है, जीन इंटरेक्शन होता है, वो एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें जो है वो मेंडल के लॉ को जो है फॉलो नहीं करता है। तो यहाँ पे हम लोग वही फैक्टर्स पढ़ रहे हैं कि क्यों मेंडल के जो लॉ है हर क्रॉसेस में एप्लीकेबल नहीं होते हैं, क्यों ऐसा होता है कि कुछ क्रॉसेस में मॉडिफाइड मेंडल रेशियो देखने को मिलता है। उसमें से एक जो फैक्टर है वो है जेनेटिक इंटरेक्शन। ये जेनेटिक इंटरेक्शन जो है सेम एलील्स के बीच में भी होता है और नॉन एलिलिक जीन्स के वजह से भी होता है। तो यहाँ पे जो लिखा है फैक्टर वो है नॉन एलिलिक जीन, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट लोकाई पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो जीन्स होते हैं वो किस पे प्रेजेंट होते हैं, जीन्स हमेशा क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अगर ये क्रोमोसोम है तो इस पे जो है डिफरेंट टाइप ऑफ जीन प्रेजेंट होते हैं। तो ऐसे जीन्स जो कि क्या है, नॉन एलिलिक हैं। ठीक है, तो नॉन एलिलिक जीन्स जो कि डिफरेंट लोकाई पर प्रेजेंट हैं, उनके इंट्रैक्शन की वजह से, मतलब उनके कॉम्बिनेशन की वजह से क्या देखने को मिलता है, जो मेंडल रेशियोज हैं उनमें मॉडिफिकेशंस देखने को मिलती है। जो एक और फैक्टर है जो कि किस चीज को इफेक्ट करता है मेंडल के रेशियो को, वो है इन्वायरमेंटल इफेक्ट। इन्वायरमेंट जो है, बहुत सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स वो भी इफेक्ट करते हैं मेंडल के रेशियो को, कि किस कुछ प्रोसेस में जो है वो मेंडल लॉ फॉलो नहीं हो पाते हैं, क्योंकि इन्वायरमेंट जो है एक मेजर रोल प्ले करता है वहाँ पे। कुछ जो है लीथल एलील्स होती हैं। लीथल एलील क्या होता है, देखिए, कोई भी ऐसा एलील जो कि उस ऑर्गेनिज्म में अगर होमोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट हो गया और डेथ कॉज कर रहा है, उसको ही हम लोग लीथल एलील कहते हैं। लीथल एलील मतलब क्या हो गया, डेथ कॉजिंग एलील। तो ये जो डेथ कॉजिंग एलील हैं, जो कि अगर होमोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट होंगी किसी भी इंडिविजुअल के अंदर, तो वो क्या करती हैं, मेंडल के लॉ को फॉलो नहीं होने देती हैं उस क्रॉस के अंदर। ये जो लीथल एलील है बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म में। अगर कोई एलील है, ठीक है, वो क्या कर रही है, वो डेथ कॉज करा रही है किसी भी इंडिविजुअल में, किसी भी ऑर्गेनिज्म में, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो जो है हार्मफुल है उस ऑर्गेनिज्म के लिए।
तो जो लीथल एलील का जो कंसेप्ट है वो क्या होता है, अगर कोई भी होमोजाइगस कंडीशन है, ठीक है, और उस होमोजाइगस कंडीशन में दोनों के दोनों एलील उस ऑर्गेनिज्म के अंदर लीथल ही एलील है, ठीक है, उस होमोजाइगस कंडीशन में दोनों के दोनों एलील लीथल एलील हैं, तब उस इंडिविजुअल में डेथ कॉज हो सकता है, ठीक है। और यही जो लीथल एलील्स हैं वो क्या करती हैं कि मेंडल के जो रेशियोज हैं उनको क्या करती हैं, मॉडिफाई करती हैं, और मेंडल के लॉज हैं उनको फॉलो नहीं होने देती हैं कुछ प्रोसेस में। जो लास्ट फैक्टर है जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है लिंकेज, इसकी वजह से भी मेंडल के जो लॉ हैं कुछ प्रोसेस में फॉलो नहीं हो पाते हैं। अब देखिए लिंकेज क्या है। तो अगर लिंकेज की बात की जाए तो लिंकेज एक ऐसा टर्म है लिंकेज मतलब द एबिलिटी ऑफ द जीन्स टू इनहेरिट टुगेदर, ठीक है। लिंकेज का मतलब होता है द एबिलिटी ऑफ द जीन टू इनहेरिट देखिए एक जीन एक कैरेक्टर को डिसाइड करता है और वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता है तभी कोई कैरेक्टर शो हो पाता है। लेकिन अगर दो जीन्स हैं जो कि ये डिसाइड करके रखी हुई हैं कि भाई अगर जाएंगे तो साथ में जाएंगे वरना नहीं जाएंगे, तो उस कंडीशन में क्या होता है, उसी कंडीशन को लिंकेज कहा जाता है, ठीक है। तो लिंकेज क्या है, लिंकेज जो है एबिलिटी होती है जीन्स की, जैसे मान लीजिए अगर ये क्रोमोसोम है और इस पे जो है ये जीन प्रेजेंट है और ये दोनों ही जीन्स ये डिसाइड की हैं कि अगर हम लोग इनहेरिट होंगे मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाएंगे तो साथ में ही जाएंगे वरना नहीं जाएंगे, ठीक है। तो ये जो एबिलिटी है जीन्स की, ठीक, वो साथ में ही इनहेरिट होंगी, साथ में ही ट्रांसमिट होगी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, ठीक है। तो इसी को हम लोग लिंकेज कहते हैं और इसी लिंकेज की वजह से जो है ये मेंडल लॉ को अफेक्ट करता है। लिंकेज के टर्म की वजह से, लिंक्ड जीन के वजह से जो कुछ क्रॉसेस हैं उनमें जो है मेंडल लॉ फॉलो नहीं हो पाता है। अगर लिंकेज की बात की जाए तो लिंकेज दो तरह का होता है। पहला होता है कंप्लीट लिंकेज और दूसरा होता है इनकम्प्लीट तो जो लिंकेज है जो कि क्या करता है, एक एबिलिटी को शो करता है कि जो जीन्स हैं जो कि क्रोमोसोम पर प्रेजेंट हैं वो इनहेरिट अगर होंगी तो साथ में ही होंगी। ये लिंकेज दो तरह का होता है, कंप्लीट लिंकेज और इनकम्प्लीट लिंकेज, ठीक है। तो कंप्लीट लिंकेज और इनकम्प्लीट लिंकेज इसके बारे में हम लोग को डिटेल में नहीं पढ़ना है क्योंकि ये फर्दर एक अलग ही टॉपिक है, ठीक है। लेकिन इसे हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि ये इफेक्ट करता है किसको, मेंडल के रेशियो को, ठीक है। तो जो लिंकेज का जो कंसेप्ट है, लिंकेज का जो प्रोसेस है वो इनहेरिटेंस को शो करता है कि जो जीन्स हैं अगर इनहेरिट होंगी तो वो साथ में ही होंगी और इसी जो जीन्स की एबिलिटी है कि वो साथ में इनहेरिट होंगी वो इफेक्ट करता है मेंडल के लॉ को, जिसकी वजह से कुछ प्रोसेस में मेंडल लॉ जो है सही से नहीं दिख पाता है, मेंडल लॉ के अकॉर्डिंग वो क्रॉस नहीं हो पाता है। क्यों, क्योंकि वहां पे लिंकेज का कंसेप्ट आया है। इस वजह से जो है कभी कभी आपको जो मेंडल का जो रेशियो है वो भी मॉडिफाइड रेशियो देखने को मिलता है, किसकी वजह से, लिंकेज की वजह से। तो आई होप कि जितने भी जो फैक्टर्स हैं, मल्टीपल एलील्स, कोडोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, पॉलीजेनिक ट्रेट, जेनेटिक इंट्रैक्शन बिटवीन नॉन एलिलिक जीन ऑन डिफरेंट लोकाई, फिर उसके बाद इन्वायरमेंटल फैक्टर, लीथल एलील और लिंकेज, ये जो जितने फैक्टर्स हैं जिनके वजह से क्या हो रहा है, मेंडल का लॉ जो है वो इफेक्ट हो रहा है, उस क्रॉस में मेंडल के लॉ नहीं फॉलो हो पा रहे हैं या फिर मॉडिफाइड मेंडल लॉ देखने को मिल रहे हैं। उनका रीजन क्या है, उनका रीजन यही है ये जो कि अभी हम लोग डिस्कस किए हैं। इसमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज था वो था जो है इन्वायरमेंटल, ठीक है।
तो जो इन्वायरमेंट होता है वो मेजर रोल प्ले करता है कभी कभी किसी भी क्रॉस में, कि उसके अंदर मेंडल के लॉ जो है वो फॉलो ना हो पाए। ठीक है, तो आई होप आपको जो है आज का टॉपिक को समझ में आ गया होगा। आज के लेक्चर में हम लोग मेंडलिज्म एक्सटेंशन की बात किए कि मेंडल जो है वो अपने लॉ दिए थे, तीनों लॉ, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ डोमिनेंस में वो सिंपली यही बताए थे कि अगर एक होमोजाइगस पेरेंट है, दूसरा होमोजाइगस पेरेंट है, एक होमोजाइगस पेरेंट में दोनों ही एलील क्या है, डोमिनेंट है, दूसरा जो होमोजाइगस पेरेंट है उसमें जो एलील्स हैं वो रिसेसिव हैं, अपने अपने गैमेट्स को वो प्रोड्यूस किए हैं, तो उसके बाद जो क्रॉसिंग हुई है उस क्रॉसिंग में जो हेट्रोजाइगस कंडीशन मिला है ऑफस्प्रिंग का, उसमें डोमिनेंट एलील रिसेसिव एलील को मास्क कर देता है, हाइड कर देता है, जिसके वजह से डोमिनेंट एलील का ही कैरेक्टर शो होता है। दूसरे में ये बताए थे कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जिसमें वो बताए थे कि जो एलील्स हैं वो सेग्रीगेट करती हैं, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में वो सेग्रीगेशन के थ्रू ही जाती हैं। तीसरे में ये बताए थे कि डाइहाइब्रिड अगर कोई क्रॉस है तो उसमें जो एलील्स हैं वो क्या करती हैं, वो जो है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो करती हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट थे जो कि इस चीज को नहीं मानते थे कि मेंडल जब अपना पाइसम सेटाइवम के ऊपर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए हैं तो वो सिंपली ये कहे थे कि एक जीन एक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है और यही जीन एक सिंगल जीन मॉडल पे ही इनहेरिटेंस होता है। तो इस वजह से बहुत सारे ऐसे क्रॉसेस हैं जहाँ पे मेंडल का जो कोई भी रेशियो, जैसे कि अगर कोई मोनोहाइब्रिड क्रॉस है उसमें जो वो जीनोटाइपिक रेशियो या फिनोटाइपिक रेशियो दिए हैं, या फिर कोई डाइहाइब्रिड क्रॉस है जिसमें वो जीनोटाइपिक या फिनोटाइपिक रेशियो दिए हैं, वो फॉलो नहीं होता है, तो उसमें जो साइंटिस्ट लोग अपना अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे तब बताए थे कि कुछ ऐसे क्रॉसेस हैं जो कि सिंगल जीन मॉडल पर नहीं वर्क करते हैं और उनको जो है एक्सटेंशन की जरूरत है, वो जो है मेंडल लॉ को नहीं फॉलो करते हुए थोड़ा सा अलग मॉडिफाइड मेंडल रेशियो को शो करते हैं। और इस मॉडिफिकेशन के जो कारण है वो क्या है, ये जो मॉडिफिकेशन है बहुत सारे वजह से होता है, जैसे कि इसका जो एग्जाम्पल है वो किसमें देखने को मिल सकता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में, को डोमिनेंस में, मल्टीपल एलिलिज्म में, इन्वॉल्वमेंट में, लिंकेज में, जैसे कि लिंकेज जो कंप्लीट और इनकम्प्लीट लिंकेज है उसके वजह से भी मॉडिफाइड मेंडल रेशियो देखने को मिलता है, और जो मल्टीपल एलिलिज्म है उसके वजह से भी ये भी जो है मेंडलिज्म के एक्सटेंशन को शो करता है। को डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और जो लीथल जीन है इनके वजह से जो है ये एग्जाम्पल्स हैं या फिर ये रीजंस हैं किस चीज के, मेंडलिज्म के एक्सटेंशन के लिए। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। एट लास्ट अगर आप चाहते हैं कि आपके सिलेबस से रिलेटेड हर टॉपिक आप इसी तरह आपको हर टॉपिक मिले और आप पढ़ें, तो आप डीएनएस एडुकेयर ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और एनरोल हो सकते हैं। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप इस नंबर पर कॉल करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।